उस सबको जो है तो रिवाइव कराना शुरू करेंगे अभी से। तो उसी के अंतर्गत फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आज बताएंगे। ये जानते हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 को हुआ। जिस घटना से ये रिवॉल्यूशन शुरू हुई वह था डिमोलिशन ऑफ द फोर्ट ऑफ बास्टाइल। बास्टाइल का एक किला था जिसको प्रिजन बना करके, जेल बना करके रखा गया था। जो आंदोलनकारी थे, पीपुल्स मिलिशिया के लोग, जो लोगों के द्वारा बनाई गई आर्मी थी, जिसमें 7000 मैन एंड वीमेन जो जिसके मेंबर थे, वे लोग इस पर अटैक किए और इसको डिस्ट्रॉय कर दिए। इसी के साथ फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुई। अब दूसरी बात है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिस मोनार्क के समय में हुई फ्रांस में, उसका नाम था लुई 16। तो लुई 16 1774 में फ्रांस का रूलर बना, जब वह सिर्फ 20 इयर्स ओल्ड था, सिर्फ 20 वर्ष का था। उसी समय वह फ्रांस का मोनार्क बना। जिस समय वह फ्रांस का मोनार्क बना, उस समय जो है तो फ्रांस का रॉयल ट्रेजरी जो था, राजकीय खजाना, वह पूरा खाली था। उसने ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस मेरी एंटोइनेट से शादी की थी। लुई 16 के समय में फ्रांस की स्थिति बड़ी खराब थी। फ्रांस अमेरिका के जो 13 कॉलोनीज थे, ब्रिटिश कॉलोनीज, वे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू किए थे, आजादी की लड़ाई शुरू किए थे। और ब्रिटेन को फ्रांस अपना शत्रु समझता था। इसीलिए उसने जो अमेरिकन लोगों की मदद करनी शुरू कर दी, जबकि फ्रांस की हालत मदद करने के लायक नहीं थी। फ्रांस पर बहुत ज्यादा कर्ज था, लगभग मोर देन 1 बिलियन लीवर, जो उस समय का फ्रांस का करेंसी का नाम था, वो उसका कर्ज था। और अमेरिकी लोगों की मदद करने के लिए फ्रांस को और कर्ज लेना पड़ा। और इसका नतीजा यह हुआ कि 2 बिलियन लीवर से ज्यादा का फ्रांस पर कर्ज आ गया। और जिस पर जो लेंडर थे, जो कर्ज देने वाले लोग थे, वे लोग जो है तो 10% के रेट से जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है तो इंटरेस्ट जो है तो मांग रहे थे। नतीजा यह हुआ कि फ्रांस का जितना बजट था उसका मैक्सिमम पार्ट जो है सो कर्ज, लोन का, डेब्ट का जो है सो इंटरेस्ट पे करने में चला जाता था। इधर फ्रांस के मोनार्क का जो रॉयल कोर्ट था, राजा का दरबार यानी ऑफिस, जो यूनिवर्सिटीज थे, जो गवर्नमेंट के ऑफिस, अदर ऑफिसेज थे, कोर्ट, जुडिशियरी था, इस सब का एक्सपेंस को मीट करना, इस सब के खर्च का सामना करना गवर्नमेंट के लिए कठिन हो गया था। गवर्नमेंट के लिए अब एक ही उपाय बच गया था कि वह टैक्स इंक्रीज करे। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि उस समय फ्रांस की व्यवस्था ऐसी थी जिस व्यवस्था के अंतर्गत अकेले फ्रांस का मोनार्क जो है जो टैक्स इंक्रीज नहीं कर सकता था। ये एक पॉलिटिकल बॉडी था जिसको स्टेट्स जनरल कहा जाता था। यही बॉडी जो है तो डिसाइड करती थी जो फ्रांस का टैक्स इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। दूसरी समस्या यह थी कि फ्रांस ओल्ड रिजीम में, यानी कि 1789 से पहले जो फ्रांस का जो सोशल और पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर था, उसको ओल्ड रिजीम के नाम से जानते हैं। यानी 1789 से पहले फ्रांस की जो व्यवस्था थी राजनीतिक और सामाजिक, उसको प्राचीन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। उसके अंतर्गत सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी 3 क्लास में डिवाइडेड था। ये क्लास को स्टेट्स कहते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेट में कलर्जी लोग आते थे, यानी पृष्ठ क्लास के लोग, पुजारी वर्ग के लोग। सेकेंड स्टेट नोबिलिटी क्लास का था, यानी नोबिलिटी से मतलब एरिस्टोक्रेट्स, यानी लैंडलॉर्ड लोग इसमें आते थे। और थर्ड स्टेट जो था, इसमें कॉमन पीपल आते थे। फ्रांस के 90% लोग जो पीजेंट्स थे,
और इस 90% पीजेंट्स में मैक्सिमम के पास जो है तो अपना लैंड नहीं था, लैंडलेस थे वे। उसमें से 60% जो लैंड था वह या तो नोबिलिटी क्लास के पास था, या चर्च के पास था, या कॉमन पीपल में जो रिच बिग पीजेंट्स थे उनके पास जो थी। तो यानी मतलब ये हुआ कि नियरली 90% लोगों के पास जो है सो 40% लैंड थी, और यही लोग जो है सो मात्र टैक्स पे करते थे। क्लर्जी और नोबिलिटी क्लास के लोगों को बहुत सारे प्रिविलेज मिले थे। उन प्रिविलेजों में से एक प्रिविलेज यह था कि उनको गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 60% लैंड पर गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिलती थी। ये भी गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इनकम कम होने का एक बड़ा कारण था। इसके अलावा जो सोसाइटी के क्लर्जी और नोबिलिटी क्लास के लोग थे उनको दूसरे प्रिविलेज के रूप में ये प्रिविलेज था कि वे लोग कॉमन पीपल से टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। जैसे नोबिलिटी क्लास के लोग बहुत सारा फ्यूडल ड्यूज के रूप में जो है तो कॉमन पीपल से जो है तो टैक्स वसूल करते थे। चर्च भी जो है तो टैक्स वसूल करता था। चर्च कॉमन पीपल से अपने इलाके के पीजेंट से जो है जो टैक्स वसूल करता था उसको टाइड कहा जाता था। इसके अलावा बहुत सारे टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स थे जो वस्तुओं पर, जैसे सच एज साल्ट, टोबैको, इस सब पर जो है सो कीमत के साथ ही लगे हुए थे। इस तरह कॉमन पीपल का मैक्सिमम जो इनकम था वो टैक्स पे करने में ही चला जाता था। अब वो टैक्स ज्यादा पे करने की स्थिति में नहीं थे। अब यदि ज्यादा टैक्स यदि इंक्रीज किया जाता तो उनका जो है सो पहले से ही जीना मुहाल था। अब और भी वे उनका जीना जो है सो कठिन हो जाता। यही कारण था कि मोनार्क लुई 16 परेशानी में था कि टैक्स बढ़ाया जाए कि नहीं। टैक्स बढ़ाने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन कॉमन पीपल के लोग किसी भी कीमत पर जो है सो टैक्स नहीं चाहते थे इंक्रीज हो। तो इस तरह फ्रेंच सोसाइटी जो है सो 3 स्टेट्स में, फिर इसको ब्रीफ में कर दें, फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट स्टेट्स में यानी फर्स्ट क्लास में जो है सो क्लर्जी लोग आते थे जो प्रीस्ट क्लास के लोग थे। सेकेंड स्टेट में जो है सो नोबिलिटी क्लास के लोग आते थे जो एरिस्टोक्रेट थे, लैंडलॉर्ड थे। और थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल आते थे। ये कॉमन पीपल के पास का पॉपुलेशन लगभग 90% थी, लेकिन इनके पास जो है सो 40% के लगभग जो है सो लैंड थी, और यही लोग टैक्स देते थे। इसके अलावा ये कॉमन पीपल को बहुत सारा जो है सो अपने लैंडलॉर्ड को सर्विस जो है सो देना पड़ता था। जैसे विदाउट एनी वेज उनके अपने लैंडलॉर्ड के घरों में, खेतों में जो है तो उनके लिए काम करना पड़ता था बिना मजदूरी के। इसके अलावा उनके आर्मी में सर्विस देना पड़ता था। उस समय के आर्मी परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। जब लड़ाई होती थी तो पीजेंट्स लोगों को सोल्जर बना करके भेजा जाता था लड़ने के लिए। इसके अलावा रोड कहीं बनता था, रोड कंस्ट्रक्शन में भी उनको मुफ्त में काम करना पड़ता था। अपने लैंडलॉर्ड का घर यदि कहीं बन रहा तो उसमें जो है तो मुफ्त में उनको जो है तो सर्विस देना पड़ता था। तो ये सब परेशानी थी कॉमन पीपल की। यही कॉमन पीपल जो थे यही चाहते थे कि व्यवस्था में परिवर्तन हो। ये इन्हीं रिवॉल्यूशन इन्हीं लोगों ने किया, क्योंकि इन्हीं लोगों को लगता था कि रिवॉल्यूशन के द्वारा ही उनकी स्थिति में परिवर्तन लाया आ सकता है। और यही कारण था कि आगे जाकर के जानेंगे कि किस तरह ये कॉमन पीपल के जो कुछ मिडिल क्लास के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, जिनके नेतृत्व में जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है शुरू हुआ। अगली क्लास में अगला टॉपिक